कुकू गुड़िया, अपनी आंखें खुली रखो, सोना मत। अगर तुम इस ठंड में सोगे तो फिर कभी नहीं उठ पाओगे। हमें बहुत दूर उड़कर जाना है, उस जंगल में जहाँ सूरज निकलता है और जहाँ हम सुरक्षित रहेंगे। माँ, मेरे पंख भारी हो गए हैं। क्या हम कभी फूलों को देख पाएंगे? हाँ मेरी जान, बस थोड़ी दूर और। हजारों मील का सफर और आंखों में आंसू लिए रानो ने उस सफेद मौत को पीछे छोड़ दिया और एक अनजानी मंजिल की ओर बढ़ चली। कोसों मील की थकान के बाद रानो एक ऐसे जंगल में पहुंची जहां हरियाली थी, पर क्या यहाँ के दिलों में भी हरियाली थी? रानो ने मदद के लिए वहाँ के एक पुराने निवासी मिट्ठू तोते को देखा। भाई, मैं बहुत दूर से आई हूँ। मेरे बच्चे भूख और ठंड से अधमरे हैं। क्या यहाँ कोई खाली घोंसला मिल सकता है? यहाँ घोंसले मुफ्त में नहीं मिलते अजनबी। ये जंगल खूबसूरत जरूर है, पर यहाँ हर किसी को अपना बोझ खुद उठाना पड़ता है। आगे बढ़ो, यहाँ जगह नहीं है। रानो का दिल टूट गया। उसने महसूस किया कि बर्फीले जंगल की ठंड से ज्यादा करवाहट इन अजनबियों की बातों में है। थक हार कर रानो की नजर एक बड़े पेड़ पर बैठ गई। तभी गुड़िया की नजर पेड़ पर लटके एक बहुत बड़े और लाल सेब पर पड़ी। मामा, मामा देखो, कितना बड़ा और सुंदर लाल फल है। मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मैं इसे खा लूं? हाँ बेटा, जाओ। गुड़िया फुर्ती से उड़कर सेब पर बैठती है और अपनी नन्ही चोंच से उसे मजे से खाने लगती है। खाते खाते वो सेब के अंदर एक बड़ा छेद कर देती है और धीरे धीरे उसके अंदर ही घुस जाती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी, कहाँ हो तुम? अभी तो यही थी। रानो घबरा गई। वो डाल डाल पर गुड़िया को ढूंढने लगी। उसकी ममता उसे डरा रही थी कि कहीं कोई शिकारी तो उसे नहीं ले गया। गुड़िया, मेरी बच्ची, कहाँ हो तुम? बाहर आओ। मामा, मैं यहाँ हूँ, इस लाल घर के अंदर। देखो मामा, यहाँ कितनी खुशबू है और ये अंदर से बहुत गर्म भी है। यहाँ तो हम तीनों आराम से रह सकते हैं। अरे चुलबुली, तुमने तो कमाल कर दिया। कुदरत ने हमारे लिए सिर्फ खाना नहीं बल्कि एक सुंदर महल भेजा है। अगली सुबह कालू कौवा और गोरी कौवी की नजर उस अनोखे घर पर पड़ी। उनके मन में लालच का जहर घुलने लगा। कालू जी देखिए, वो परदेसी चिड़िया कितने मजे से हमारे जंगल का सबसे सुंदर सेब हड़प कर बैठी है। मुझे तो भूख लगी है। चिंता मत कर गोरी, वो सेब उसका घर नहीं, हमारा नाश्ता बनेगा। कालू और गोरी ने रानो के घर पर हमला कर दिया। कालू भाई, रहम करो, ये मेरा घर है। मेरे बच्चे अंदर सो रहे हैं। आप इसे खा लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? ये जंगल हमारे बाप दादाओं का है। यहाँ के फल खाने के लिए होते हैं, घर बनाने के लिए नहीं। निकलो यहाँ से। देखते ही देखते कालू और गोरी ने पूरा घर खा लिया। रानो अपने बच्चों को लेकर फिर से आसमान के नीचे खड़ी थी। कुकू और गुड़िया रो रहे थे। रानो ने हार नहीं मानी। उसने नदी किनारे एक गिरा हुआ नारियल ढूंढा। उसने मेहनत की, उसे साफ किया और उसके सख्त खोल के अंदर अपना दूसरा आशियाना बनाया। इस बार हमारा घर कोई नहीं खा पाएगा। ये पत्थर जैसा मजबूत है। माँ, क्या अब हमें कोई तंग नहीं करेगा? नहीं बेटा, अब हम सुरक्षित हैं, पर दुष्टता की कोई सीमा नहीं होती। कालू और गोरी ने देखा कि रानो नारियल के अंदर सुरक्षित है। नारियल को खाना नामुमकिन था, तो उन्होंने अपनी चालाकी का इस्तेमाल किया। रानो बहन, हमें माफ कर दो। हमें बहुत भूख लगी थी, इसलिए वो सेब खा लिया। अब हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। सुना है इस नारियल के अंदर एक जहरीला कीड़ा है, जल्दी बाहर आओ। क्या? जहरीला कीड़ा? जैसे ही रानो बच्चों को लेकर बाहर निकली, कालू और गोरी ने नारियल को लुढ़काकर गहरी नदी में फेंक दिया। अब रहो इस खुले आसमान के नीचे। हमारे जंगल में ठाठ से रहना सबको शोभा नहीं देता। सेब का घर छिन गया, नारियल का घर नदी में बह गया। रानो अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उसकी आंखों के आंसू सूख चुके थे और उम्मीद खत्म होने लगी थी। वह चुपचाप एक पत्थर पर बैठी थी। तभी उसका नन्हा बेटा कुकू कहीं से उड़कर आया। माँ, आप उदास क्यों हो? देखिए, मुझे ये बड़े और मजबूत पत्ते मिले हैं। क्या हम इनसे अपना नया घर नहीं बना सकते? मैं और गुड़िया आपकी मदद करेंगे माँ। मेरे बहादुर बेटे, तुम सही कह रहे हो। जब तक हमारे हौसले सलामत हैं, हम बेघर नहीं हो सकते। रानो, कुकू और गुड़िया ने मिलकर
केले के पत्तों को इकट्ठा करना शुरू किया। रानो ने अपनी चोंच से पत्तों को बुनकर एक साधारण सा पत्तों का घर तैयार किया। बच्चों, न यह सेब जैसा मीठा है न नारियल जैसा मजबूत, पर यह हमारी मेहनत से बना है। शायद खुदा को यही मंजूर है। दिन बीतने लगे। रानो चुपचाप मेहनत करती और अपने बच्चों का पेट पालती। उसने दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दिया था। आसमान में गहरे काले और मटमैले बादल छा रहे थे। सूखे पेड़ की एक ऊंची डाल पर उल्लू बाबा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आसमान को देख रहे थे। हवाओं का रुख बदल रहा है। बरसों बाद फिर से मौत सफेद चादर उड़कर आ रही है, क्योंकि अब आसमान से कहर बरसने वाला है। भविष्यवाणी सच हुई। आसमान काला पड़ गया और कंकपाने वाली हवाएं चलने लगी। नए जंगल के लिए यह पहली और भयानक बर्फबारी थी। नहीं, यह नहीं हो सकता। क्या वह तबाही यहाँ भी आ पहुँची? कालू और गोरी का घोंसला बर्फ की एक भारी चट्टान के नीचे दबकर चकनाचूर हो गया। कालू जी, हम मर जाएंगे। कोई हमें बचाने वाला नहीं है। हमने सबके साथ बुरा किया। आज कोई हमें पनाह नहीं देगा। रानो, सिर्फ रानो ही बचा सकती है, पर क्या वो हमें माफ करेगी? रानो ने अपने घर को मिट्टी और पत्तों की कई परतों से ढक दिया था, जिससे अंदर गर्माहट बनी हुई थी। तभी बाहर से कराहने की आवाज आई। रानो बहन, दरवाजा खोलो, हमें माफ कर दो। हम जम रहे हैं, हमें बचा लो। माँ, इन्होंने हमारा घर छीना था। इन्हें अंदर मत आने देना। बेटा, नफरत का जवाब नफरत से दोगे तो उनमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा? एक माँ का दिल किसी को मरते हुए नहीं देख सकता। रानो ने दरवाजा खोला और अधमरे कालू गोरी को अंदर खींच लिया। सुबह हुई। बर्फ रुक चुकी थी। कालू और गोरी की जान बच गई थी। वे शर्मिंदगी से रानो के सामने सिर झुकाए खड़े थे। रानो बहन, तुमने हमें वो सबक सिखाया जो कोई उस्ताद नहीं सिखा सकता। असली मजबूती घर की दीवारों में नहीं, दिल की दया में होती है। अब सब भूल जाओ कालू भाई, हम सब मुसाफिर हैं। मिलजुल कर रहेंगे तो हर मौसम बसंत जैसा लगेगा। उस दिन के बाद उस जंगल में कभी कोई बेघर नहीं रहा। रानो की ममता ने सिर्फ अपने बच्चों को नहीं, बल्कि पूरे जंगल के दिलों को पिघला दिया था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मुसीबतें हमें तोड़ने नहीं, बल्कि हमारे अंदर की इंसानियत को परखने आती है। क्षमा सबसे बड़ा हथियार है, जो दुश्मन को भी दोस्त बना देता है।